IAS अकेडमी ठाकुर द्वारा विषय सामान्य हिंदी, विषय सामान्य हिंदी। हम बात कर रहे थे स्वर की। हमने व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में हमने वर्णमाला की बात चल रही थी। वर्णमाला में हमने वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं, अयोगवा कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, हम इनकी संख्या के बारे में हमने बात कर ली थी। अब हम जो है स्वरों की बात प्रारंभ करेंगे, स्वरों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हम वर्णमाला में सबसे पहले पढ़ते हैं स्वर। स्वर, अब सवाल ये उठता है कि स्वर कहते किसे हैं। ठीक है, स्वर किसको कहा जाता है, तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। अर्थात स्वरों के उच्चारण में अन्य वर्णों का योगदान नहीं होता या स्वरों के उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरी बात, स्वर, जब स्वरों का हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से निकलने वाली हवा या वायु बिना अवरोध के बाहर निकलती है। तो स्वरों के बारे में खास तौर से हम बात करें तो 3 पॉइंट बनते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप का मतलब है यहाँ कि जब इनको बोला जाता है तो अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती। दूसरी बात, इनके उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ए, आ, ई, ऊ, रे, ए, आई, ओ, औ, ये सब स्वर हैं। आपने देखा होगा कि जब हम बोलते हैं कै, तो कै एक व्यंजन है, इसमें ए मिला हुआ होता है। कै, ए की साउंड आती है। खे की बात करें तो खे के साथ में ए स्वर मिला हुआ होता है। लेकिन जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो इनमें अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती। मतलब ये है कि ये किसी और वर्ण की सहायता से नहीं बोले जाते, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इसलिए मैंने लिखा है कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। इनके उच्चारण में अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती। तीसरी बात, इनके उच्चारण में वायु मुख से बिना अवरोध के बाहर निकलती है।
बाहर निकलती है। तो स्वर के बारे में जब भी कोई बात करेगा हमसे, जब भी स्वर के बारे में पूछेगा तो तीन बात आती है स्वर के बारे में। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। जब इनका उच्चारण होता है तो अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती। तीसरी बात, जब इनका उच्चारण होता है तो हमारे मुंह से हवा जो निकलती है वो बिना रुकावट के निकलती है, बिना अवरोध के बाहर निकलती है। मैंने कल क्लास में बताया था कि स्वर उच्चारण के आधार पर हमारे पास में 10 प्रकार के होते हैं, जबकि लेखन के आधार पर स्वर 11 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जो मैंने कल बात बताई थी, है ना, लेखन के आधार पर स्वर कितने बताए थे भैया? 11। कौन कौन से स्वर थे? 11 है। ए, आ, ई, उ, ऋ, ए, आई, ओ, औ। तो लेखन के आधार पर मैंने कल बताया था कि स्वर होते हैं 11। आज मैं दोबारा बता रहा हूं इस बारे में कि लेखन के आधार पर स्वर होते हैं 11। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब सवाल आता, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी मैंने कल बताया था। इनमें से एक स्वर ऐसा है जिसका जो छोड़ा जाता है, जो उच्चारण के आधार पर नहीं आता। वो कौन सा है? देखिए, वो होता है ऋ। तो उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं हमारे पास में 10 स्वर होते हैं। 2 सवाल बन जाएंगे। कोई भी आपसे पूछ लेगा कि लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 11 है। कई एग्जामों में पूछा गया है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10। कौन कौन से? देखिए, ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो देखिए, ऋ जो है वो लेखन के आधार पर आता है, उच्चारण के आधार पर नहीं आता। तो कितने स्वर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जो हम स्वर बोलते हैं उन स्वरों की मात्राएं होती हैं। कभी भी आपको व्यंजन की मात्रा नहीं मिलती। मात्राएं जो होती हैं वो स्वरों की मात्रा होती हैं, है ना। तो देखिए, जो स्वर हैं तो उन सभी स्वरों की मात्राएं हैं। ठीक है, जो स्वर होते हैं उन स्वरों की मात्राएं होती हैं। जैसे देखिए, स्वर है ना, और उसकी मात्रा, है ना। और उसका हम देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रयोग। ठीक, जैसे आपने देखा सबसे पहला स्वर हमारा है बेटा ए, लेकिन कहीं आपने ए की मात्रा नहीं देखी होगी, इसलिए मैं इसे खाली छोड़ लिया हूँ। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछने लगे कि कौन सा स्वर ऐसा है जिसकी मात्रा नहीं होती, तो वो आएगा अपना ए। ए स्वर एक ऐसा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं लगाते हम लोग। ए स्वर एक ऐसा स्वर भी है जो प्रत्येक व्यंजन में मिला हुआ होता है, प्रत्येक व्यंजन में आता है। तो कभी आपसे कोई पूछने लगे कि कौन सा स्वर ऐसा जिसकी मात्रा नहीं होती, तो ए। दूसरी बात, वो पूछने लगे कि कौन सा स्वर ऐसा है जो प्रत्येक व्यंजन में होता है, तो वो होता है ए। 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। कौन सा स्वर ऐसा है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, तो वो ए होता है। दूसरी बात, कौन सा स्वर ऐसा होता है जो प्रत्येक व्यंजन में पाया जाता, तो वो होता है ए। दूसरी बात देखिए, आ की मात्रा आपने देखी होगी। आ की मात्रा होती है, इस तरीके से हम आ की मात्रा लगाते, जैसे रा। ठीक, या का। ई की मात्रा होती है, ऐसा लगाते हैं, छोटी ई है, इधर से मात्रा लगाते हैं, जैसे री, है ना। ई की मात्रा लगाते हैं, बड़ी ई की,
तो बड़ी की मात्रा इधर से घुमा के लगाते हैं हम, जैसा री, है ना। ऊ की मात्रा देखिए, ऊ की मात्रा हम इस तरीके से ऊ की मात्रा लिखते हैं, लाइन के नीचे आती है ना। लेकिन कभी आपने कू तो देखा होगा, इस तरीके से लिखा हुआ कू, है ना, खू, है ना, ऐसे ही। लेकिन रू के साथ में, रै के साथ में ये मात्रा बदल जाती है। याद रख लें, ऊ की मात्रा रै के साथ बदलती है, और रै के साथ में आपने देखा होगा, रै के साथ में मात्रा इस तरीके से हम लगाते हैं। कभी आपने ऐसा रू नहीं देखा होगा लिखा हुआ, है ना। रै के साथ में जब भी छोटे ऊ की मात्रा आती है, उसका रूप बदल जाता है, रू। ऐसे ही बड़ा ऊ, ठीक, बड़े ऊ की मात्रा भी लाइन के नीचे आती है, लाइन के नीचे आती है। जैसे कू हम लिखते हैं, रै के केस में इसका भी रूप बदल जाता है, रू, इस तरीके से हम लिखते हैं, है ना। जैसे रूप, रुपया, रुपया में छोटा ऊ, रूप में बड़ा ऊ, ठीक है। तो याद रख लेना, बड़े ऊ की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा रै के केस में अपना रूप बदल देती है। रै के केस में बड़े ऊ की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा अपना रूप बदल देती है, याद रख लें, केवल रै के केस में, ठीक। ऐसे ही आता उसके बाद में रिर, तो लाइन के नीचे रिर ऐसे लिखते हैं, मात्रा ऐसे लगाते हैं रिर की, है ना। जैसा आपने कभी देखा भी होगा, है ना, जैसे कभी आपने देखा होगा, जैसा हम लिखते हैं ना, द में हमने रै टांगा, द्री, ये री पढ़ा जाता है, री, इसलिए हम उच्चारण के आधार पर इसको छोड़ जाते हैं। उच्चारण के आधार पर हम री को नहीं काउंट करते हैं, है ना। तो री, है ना, तो शब्द बनाते हैं, जैसा हम आपने पढ़ा होगा, ये दृष्टि, दृश्य नहीं है, दृश्य है, दृष्टि, ये दृष्टि है, DRI, अंग्रेजी में आपने पढ़ा भी होगा, दृष्टि, DRA से नहीं बनता, DRI से बनता, री से बनता है, इसलिए आपने पढ़ा होगा दृष्टि, दृष्टि है, सृष्टि है ना, दृष्टि है, सृष्टि है, ऐसे शब्द जो बनते हैं वो री से ऋषि की मात्रा लगाते हैं। ऐसे आपने देखा होगा, एक आपने पढ़ा होगा, है होता है, मान लीजिए है के केस में री ऐसा लगेगा, हिरिस्व, हिरस्व नहीं है, ये हिरस्व नहीं है, हिरिस्व है, हिरिस्व, तो री से ऋषि की मात्रा का इस्तेमाल है। ऐसी देखिए, ए आता, ए, है ना, ए की मात्रा लाइन के ऊपर होती है, ठीक है। जैसे हम रे लिखते हैं, रे, के लिखते हैं, के लिखते हैं, है ना। ऐसी देखिए आई की मात्रा, है ना, आई की मात्रा लाइन के ऊपर, है ना, इसको इस तरीके से लिखा है रई, है ना, या ऐसे लिखना कई, आई बोलते हैं इसे हम। ऐसे ही ओ की मात्रा, ओ की मात्रा आपने देखा होगा, ऐसा ओ की मात्रा रहती है, जैसे रो या को, है ना। ऐसी देखिए औ की मात्रा, औ की मात्रा में डबल मात्रा आएगी औ, जैसा रऊ, कऊ, ऐसा हम लोग लिखते हैं, ये मात्रा आती है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वर हो गए हमारे, जो हमने लेखन के आधार पर लिखे थे, है ना। इन सब की मात्राएं हैं केवल ए को छोड़कर, ठीक। अब देखिए एक और स्वर हमारे यहाँ हिंदी में आया है ओ नहीं है ये, अर्धचंद्र, ओ, इसकी मात्रा हम जो लगाते हैं इस तरीके से लगाते हैं, जैसा आपने सुना होगा, है ना। यह शब्द होता है, ये कॉपी नहीं है ना, ओ की आवाज, ओ की आवाज नहीं, ओ की आवाज, है ना। जैसा डॉग होता है ना, डॉग, डॉग नहीं, डॉग, है ना। डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर, है ना। कॉपी है, डॉक्टर आपने लिखा हुआ देखा होगा ऐसे, ठीक। इसी प्रकार से आपने डॉग, 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 डॉग लिखा हुआ देखा होगा, डॉग, ओ नहीं है, ओ की आवाज आएगी इससे, है ना। तो ये ओ है,
ये हमारे यहाँ चलन में आ चुका है हिंदी में। ये इसको हम जो है ये आ जो है ओ जो है हमारी वर्णमाला में नहीं है, हमारी वर्णमाला में ये स्वर नहीं है, इसे कहा जाता है आगत स्वर, है ना। कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर आगत स्वर है, ओ, इसे हम क्या बोलते हैं, ये आगत स्वर है। और ये सवाल याद रख लेना, पूछ लेगा वो आपसे, हमारे यहाँ नहीं है, ये अंग्रेजी वाला है। तो सवाल आ सकता है कि अंग्रेजी से एक स्वर हमारी हिंदी में आज चलन में आना शुरू हो गया है, चलन में उसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, वो आगत स्वर है ओ, वो किस भाषा से लिया गया है ना। तो यह है अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, यह अंग्रेजी भाषा से लिया गया है ना। तो ये स्वर कहाँ से आया है, ये स्वर कहाँ से आया है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। कौन सा स्वर ऐसा है जो आगत स्वर है, ओ। अब यहाँ से देखिए एग्जाम में जो सवाल बन जाते हैं, एग्जाम में वो हमसे क्या क्या पूछ सकता है ना, क्या क्या पूछेगा। तो दो क्वेश्चन बहुत अच्छे बनने हैं। एक सवाल बनेगा कि लेखन के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 11। दूसरा सवाल पूछेगा उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 10 होते हैं, है ना। वो कौन कौन से हैं ये मैंने आपको बता दिया। कौन सा स्वर ऐसा जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, कौन सा स्वर ऐसा है जो प्रत्येक व्यंजन में पाया जाता है ना। किस केस में बड़े ऊ और छोटे ऊ की मात्राएं अपना रूप बदल देती हैं, तो रै के केस में उनकी मात्राएं अपना स्वरूप बदल देती हैं, रूप बदल देती हैं, है ना। ये री पढ़ा जाता है, दृष्टि सृष्टि, है ना, री की आवाज देता है। ये कौन सा स्वर ऐसा जो आगत स्वर है, तो वो है ओ, उसे हम आगत स्वर बोलते हैं। किस भाषा से लिया गया है, तो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है ना। आगत स्वर कहाँ से आया है, तो अंग्रेजी भाषा से उसको लिया गया है, ठीक है। अब देखिए स्वरों के प्रकार, स्वरों के प्रकार कितने होते हैं। देखिए पहली बात, स्वरों के प्रकार किस आधार पर रखे गए हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। क्योंकि प्रत्येक स्वर जब हम बोलते हैं, है ना, जब स्वर तंत्रियों से हमारी आवाज़ निकलती है तो वो मुंह के किसी न किसी हिस्से से, है ना, आती है ना। तो कौन सा स्वर ऐसा है ना, जो मुंह के किस हिस्से से बोला जाता है ना। तो उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, है ना। उच्चारण काल, किस स्वर को बोलने में कितना टाइम लगता है, मतलब मात्रा, उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तीसरी बात, जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। चौथी बात, मुख विवीर, मुंह के खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। चौथी बात, है ना, ठीक, नासिका के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, है ना। घोषत्व के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। कौन सा स्वर ऐसा है जो संयुक्त स्वर कौन सा है। तो स्वरों के अलग अलग प्रकार हैं, ठीक है। तो हम स्वरों के प्रकार देखते हैं, ठीक। तो हम बात कर रहे हैं स्वरों के प्रकार की। स्वरों के प्रकार हर कंडीशन में वो अलग अलग हैं, है ना। हर स्थिति में स्वरों के प्रकार, ठीक है, अलग अलग होते हैं। तो मैं एक एक करके सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहिए, नोट्स बनाते रहिए, चीज़ों को याद करते रहिए। देखिए पहली बात, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के प्रकार, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के प्रकार, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के प्रकार कितने हैं, 6। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं बेटा 6 प्रकार के। अब देखिए क्या होता है कि जब हम बोलते हैं तो हमारे अंदर से एक ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा निकलेगी सबसे पहले कहाँ आएगी, कंठ में, ठीक है। तो कुछ स्वर कंठ वाले होंगे, उसके बाद में हमारा मुंह मान लो इस तरीके से है, कंठ, कंठ के बाद में मुंह का ऊपरी हिस्सा तालु, तो
तो उन्हें कहते हैं हम तालव्य। तालु और दांतों के बीच में मतलब तालु का अगला हिस्सा, तालु का मुंह की जो छत है, मुंह की जो छत है ऊपर वाली, उसका अगला हिस्सा मूर्धन्य है। उसके आगे दांत आ जाते हैं, दंतोष्ठ मतलब सॉरी दंतीय, दंत के बाद में होठ आ जाते हैं, ओष्ठ। तो उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं भैया? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 6 प्रकार के स्वर होते हैं, है ना? तो पहला नंबर आता हमारा, पहला नंबर होता है कंठीय, है ना? कंठीय, है ना? कंठीय मतलब जो कंठ से बोले जाते हैं। कौन कौन से कंठ से बोले जाते हैं? ए आ, याद रख लें, ए और आ ये हमारे कंठीय स्वर है। उसके बाद नंबर आता तालु का, तालव्य, तालव्य स्वर, तालव्य स्वर छोटी ई बड़ी ई, दोनों ई। फिर आता है ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठीय, ओष्ठीय में आता भैया, ओष्ठीय में आता है ना, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, दोनों ऊ। उसके बाद में चौथा नंबर कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य में ए आई, जोड़े में देखिए आप, ए आई। फिर कंठ ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ, उसमें आते हैं ओ औ। अब एक बच गया, देखिए सभी स्वरों में देखें तो जोड़े में है, ए आ का जोड़ा है, ई का जोड़ा है, उ का जोड़ा है, ए आई का जोड़ा है, ओ औ का जोड़ा है। तो 1 2 3 4 5 हो गए, 5 दूनी 10 हो गए। अब एक स्वर बच गया, एक स्वर बच गया अपना, वो बच गया री, रिर वाला, रिर वाला बच गया। तो रिर जो बोली जाती है वो बोली जाती बेटा मूर्धन्य। 5 नंबर हो गए। छठा नंबर मूर्धन्य, मूर्धन्य। तो मूर्धन्य स्वर होता हमारा रिर। कई एग्जामों में ऐसा सवाल पूछा जाता है, कई एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा स्वर कंठीय स्वर है? तो या तो ए ऑप्शन होगा या आ होगा। कौन सा स्वर तालव्य स्वर है? या तो छोटी ई होगी या बड़ी ई होगी। कौन सा स्वर ओष्ठीय स्वर है? या तो उ होगा या ऊ होगा। कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ए या आई। कौन सा स्वर कंठोष्ठ है? ओ या ओ या औ। कौन सा स्वर मूर्धन्य स्वर है? तो वो होता है रे, है ना। अब देखिए याद रख लें आप, पहला आएगा कंठ, छोटा बड़ा, ठीक। उसके बाद में आएगा तालु, छोटी बड़ी। उसके बाद में सीधे आ जाओ होठ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक। फिर कंठ के बाद में सीधा तालु ए आई। फिर कंठ के बाद में ओष्ठ ओ औ, बच गया एक, वो हो जाएगा मूर्धन्य, है ना। तो याद रखने के लिए आप इस तरीके से याद रख सकते हैं इन्हें, है ना। ऐसी देखिए ये तो उच्चारण स्थान की बात थी कि मुंह से कि कौन कौन से हिस्से से बोले जाते हैं, है ना। ऐसी होता है उच्चारण काल, इसी को बोलते हैं मात्रा। उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार, उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार कितने होते हैं बेटा? 3। उच्चारण काल, उच्चारण काल। देखिए यहाँ शब्द है उच्चारण काल। उच्चारण का मतलब हो गया बोलना, काल का मतलब हो गया समय, है ना। कौन सा स्वर ऐसा है जिसको बोलने में कितना समय लगता है? मात्रा का मतलब है बोलने का समय। जैसे मैं कहूँ ए, एकदम बोल गया। आ, थोड़ा टाइम लगा। ई, एकदम। ई, ज़्यादा टाइम लगेगा। ओ, टाइम ज़्यादा लग रहा है नहीं, है ना। तो उसे बोलते हैं उच्चारण काल। काल मीन्स समय,
किसी भी स्वर को बोलने का जो टाइम है वो उसका उच्चारण काल है, उसी को हम मात्रा बोल देते हैं, है ना। तो उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं बेटा 3 प्रकार के। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं? देखिए, पहला नंबर होता है ह्रस्व। अभी मैंने शब्द बताया था, री ऐसा बनेगा, है ना, ह्रस्व स्वर, है ना, ह्रस्व स्वर। कहा जाता है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं, है ना। तो इनके उच्चारण में सबसे कम ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है, एक मात्रा का समय, तो सबसे कम समय या एक मात्रा का समय लगता है। याद रख लें, सबसे कम समय, कौन से स्वर ऐसे हैं जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है? तो वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। वो है हमारे पास में बेटा 4। कौन कौन से हैं? ए, ई, उ, ऋ। सवाल बना देगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर ह्रस्व स्वर है? 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको छांटना पड़ेगा। तो ए, ई, उ, ऋ ये ह्रस्व स्वर होते हैं, है ना। ह्रस्व स्वर, इनके लिए एक मात्रा का टाइम लगता है। एक मात्रा का मतलब सबसे कम समय इन्हीं का माना जाता है, एक मात्रा का टाइम लगता है। दूसरे नंबर की बात आती बेटा, है ना, दूसरे नंबर की बात आती है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब जानते हो, बड़े बड़े स्वर, है ना। कहा जाता है इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना, मतलब कह सकते हो इसमें एक मात्रा का, इसमें 2 मात्रा का, 2 मात्रा का, है ना। तो इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, समय लगता है, 2 गुना समय लगता है इनके उच्चारण में। कौन कौन से होते हैं ये डबल मात्रा के हैं। इनका उच्चारण काल ह्रस्व स्वर के मुकाबले ज़्यादा है, इनको बोलते समय ज़्यादा टाइम लगता है। कौन कौन से बेटा? वो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। और अगर चाहो तो आगत भी इसी में आ जाता है। आगत स्वर हमारी हिंदी वर्णमाला में नहीं है, अगर वो भी लिखना हो तो यही आ जाएगा। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4। कोई पूछने लगे ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, तो वो मानी जाएगी 4। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तो वो हो जाएगी बेटा 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब सवाल ये है कि मैंने लिखा ऊपर कि उच्चारण काल के आधार पर स्वर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो तीसरे स्वर कौन से बच गए, है ना। तीसरा नंबर किसका बचा है? तो देखिए, तीसरे स्वर जो होता है, तीसरा जो स्वर होता है वो उसे बोलते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के बारे में पहले मैं कुछ बात आपको बता दूं। इनके उच्चारण में सर्वाधिक मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है 3 मात्रा का समय लगता है। कितनी मात्रा का? 3 मात्रा का। कभी आपने 3 मात्रा नहीं देखी होंगी, कहीं देखी आपने 3 मात्रा लगी हुई? कभी आपने देखा है कि कै पे छोटी की मात्रा और आ लिखा हुआ हो? है कहीं आपने किसी भी शब्द में कभी देखा हो कि 3 मात्रा आई हो? 3 मात्रा कभी नहीं आती है।
अब सवाल यह है कि 3 मात्रा नहीं आती तो 3 मात्रा का समय कहाँ लग रहा है ना। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, प्लस स्वर का हम जो इस्तेमाल करते हैं किसी को पुकारने में या नाटक में करते हैं, है ना। तो हिंदी में इनका इस्तेमाल जो होता है ना, इनका प्रयोग पुकारने या नाटक में होता है। तीसरी बात मैं आपको एक और बता दूं, हमारे हिंदी में प्लस स्वर का इस्तेमाल नहीं होता। ये जो प्लस स्वर है ये संस्कृत भाषा से आया है, इसका इस्तेमाल संस्कृत में होता है। तो याद रखें, अगर कोई पूछने लगे आपसे कि प्लस स्वर किस भाषा से लिए गए हैं, है ना, ठीक है, तो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। तो तीसरी बात है ना, ये संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। कौन सी भाषा में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में प्लस स्वर का हम जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना, प्लस स्वर का इस्तेमाल कहाँ होता है? संस्कृत भाषा में। हम भी इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लिखने में नहीं करते, बोलने में करते हैं। हम प्लस स्वर का इस्तेमाल अगर करते हैं तो बोलने में करते हैं, है ना। जैसे तुमने देखा होगा एक टीवी सीरियल में, किसी पिक्चर में आपने देखा होगा, शुरुआत जब होती है मूवी की, एक हीरो है, वो छोटा है, गरीब है, वो अपनी माँ के लिए दवाई लेने के लिए जाता है ना। वो कहीं से दवाई चुरा कर भागते घर पहुंचता है, ठीक है। देखता तो उसकी माँ की डेथ हो जाती है। पहले आवाज़ देता माँ माँ, जब वो नहीं बोलती तो करता माँ माँ, है ना, चिल्लाता, मतलब माँ, ऐसी आवाज़ निकालता है वो, है ना। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ जो तुमने देखा होगा कि यहाँ माँ नॉर्मली वर्ड है। जैसे मैंने लिखा कि मैंने लिख दिया, मान लीजिए मैंने बेटा ये लिख दिया, माँ शब्द अगर हम बोल रहे हैं माँ, कि नॉर्मल वर्ड है माँ, ये नॉर्मल शब्द है। इसमें क्या हुआ है, इसमें आ जो आया है वो दीर्घ स्वर का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जब इसको खींच के बोला जाए, आ को इतना खींच दिया जाए कि वो दीर्घ से भी बड़ा हो जा, तो वो प्लस स्वर में आ जाता है। इसलिए तुमने देखा होगा एस सा बना हुआ होता है उसके पीछे, है ना। जब इसको बोलोगे माँ नहीं बोलोगे, इसे माँ, इस तरीके से बोला जाएगा, है ना। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग जो है लिखते हैं, कहीं तुमने किताबों में देखा होगा, संस्कृत में खास तौर से, है ना, ऐसा मिलता है लिखा हुआ। हम तो इसे ओणम पढ़ के रहे थे, बाद में पता चला ये ओम लिखा हुआ है ना। ये ओ की मात्रा जो ना यहाँ खींच के बोलेगी, है ना। तुमने देखा होगा जब किसी आदमी को, है ना, डकार आती तो वो करता नहीं है ओम। तो ओम का मतलब क्या है? ओम का मतलब है ओ की साउंड को क्या करना, है ना, खींचना, बड़ा करना, है ना। एक तुमने देखा होगा कभी क्या होता है कि कोई आदमी जो है वो कराता है ना। तो एक तो ये तुमने देखा होगा, ये ऐसा लिखा हुआ मिलता है हाय, ये हाय शब्द ऐसा मिलेगा, हाय, आज के दौर में जो करते हैं नहीं हाय, तो ये हाय शब्द है हेलो के लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लीजिए एक शब्द वो जो आदमी कराता है तो वो हाय, है ना। हा के बाद में आ के बाद में प्लस स्वर का इस्तेमाल होता है। प्लस स्वर के इस्तेमाल होने का मतलब यह है कि इस आ को इतना खींच लिया जाता है बोलते समय कि वो दीर्घ से बड़ा हो जाता, उसका टाइम जो है वो दीर्घ से भी अगर बड़ा हो जाता, प्लस स्वर के रूप में इस्तेमाल, प्लस स्वर के रूप में वो जो है काम करना शुरू कर देता है, तो प्लस स्वर होता है ना। कराते हुए आदमी को तुमने देखा होगा हाय हाय, मतलब हा के बाद में आ की जो मात्रा वो ज़्यादा खींचेगी, यह बाद में आएगा झटके के साथ में, है ना। तो इस तरीके से जो है ना, वो प्लस स्वर होते हैं। मैंने बता दिया है, पुकारने में या नाटक में हम हिंदी में भी प्लस स्वर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लिखने में हमारे यहाँ प्लस स्वर का इस्तेमाल नहीं होता, है ना, ज़्यादातर केसों में नहीं होता। अगर देखा जाए तो ज़्यादातर वर्ड जो है संस्कृत में ही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो उच्चारण काल के आधार पर स्वर मैंने आपको बता दी 3 प्रकार के होते हैं। अब क्या होता है, जब हम स्वरों को बोलते हैं तो हमारी जीभ का इस्तेमाल होता है ना। तो जीभ के आधार पर स्वर के प्रकार, ठीक है ना।
जीव या जिह्वा। देखो ये वर्तनी का वर्ड है, कई बार हिंदी में वर्तनी में पूछा